नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 की। मंगलवार से मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 के दूसरे संस्करण की शुरुआत हो गई। ये समिट वर्चुअल हो रही है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। बताया जाता है कि शिखर सम्मेलन से भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था के विकास को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस सम्मेलन में कई देश हिस्सा ले रहे हैं। 50 देशों के 1 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने इसके लिए ऑनलाइन अपने आप को रजिस्टर्ड कराया है और शिखर सम्मेलन में भारतीय समुद्री क्षेत्र में व्यापार के संभावित अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा होगी। अपने कार्यक्रम में समझेंगे कि असल में जब हम मैरीटाइम इकोनॉमी की बात करते हैं तो इसका दायरा क्या है। और हालांकि दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर में अगर समझें जो हिस्सेदारी है वो एशिया रीजन की सबसे ज़्यादा है, लेकिन उसमें भारत कहाँ पर है और इसको बढ़ाने के लिए क्या अब तक उपाय किए गए हैं और किस तरीके की चुनौतियां हैं और क्या भविष्य का रास्ता हो सकता है, समझेंगे अपने 2 खास मेहमानों से। हमारे साथ हैं अनिल त्रिगुनायत जी हैं, फॉर्मर एम्बेसडर, सर स्वागत है, और जयन दासगुप्ता सर हैं, फॉर्मर एम्बेसडर WTO। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। शुरुआत अनिल सर मैं आपसे करना चाहूँगा कि अगर मैरीटाइम इंडिया समिट को देखें और जो दूसरा संस्करण है और दुनिया भर में अगर हम मैरीटाइम व्यापार के नज़रिए से समझें कितनी महत्वपूर्ण ये समिट है और एशिया रीजन में जो इसका स्कोप नज़र आता है इसको ग्रो करने का, इसके आकार को और बढ़ाने का, वो क्या है? देखिए कविन जी, जो मैरीटाइम इकोनॉमी कहें या ब्लू इकोनॉमी कहें तो ये अगर आप शुरू में देखें तो जो ट्रेड था पहले वो सारा सी के जरिए ही होता था। तो ये जो मैरीटाइम जो डोमेन है जिसकी इम्पोर्टेंस है हमेशा सबके लिए, वो सबसे ज़्यादा सी और जो बाकी दूसरी लेन्स हैं उनके थ्रू है, ट्रेडिंग लेन्स के थ्रू। तो आप ये समझ लीजिए कि लगभग 90% ग्लोबल ट्रेड जो है वो मैरीटाइम लेन्स के थ्रू होता है या ओशंस के थ्रू होता है, और 40% जो दुनिया की पॉपुलेशन है वो लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में रहती है समुद्रों के। और आज के ज़माने में जो आपके कम्युनिकेशन केबल्स हैं वो 95% मैरीटाइम केबल्स जो हैं वो ओशन लेड हैं। तो आप समझ सकते हैं कि समुद्रों का, और जितनी ज़मीन के ऊपर जो कायनात बसी हुई है उससे ज़्यादा अच्छी और बड़ी कायनात जो है वो समुद्र के नीचे है। तो जिससे पता लगता है कि वो जो समुद्री जो अर्थव्यवस्था है अंदर की उनकी, या जो उसकी पोटेंशियल है वो एक बहुत बड़ा है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने जो इसके ऊपर बल दिया, मैं समझता हूँ 2015 में जब वो मॉरिशस और सेशल्स गए हुए थे उस वक्त पहली बार उन्होंने वह ब्लू इकोनॉमी के बारे में बातचीत करी काफ़ी। उसके बाद हमारा एक सागरमाला प्रोजेक्ट शुरू हुआ जिसको आपको पता है कि सारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं या पैसिफिक ओशन, स्मॉल पैसिफिक ओशन कंट्रीज़ हैं उनके साथ में हम मिलकर के किस तरह से उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाएं। आप देखें बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं इन आइलैंड नेशंस में जिनकी इकोनॉमिक जोन जो है बहुत बड़ी है लेकिन उनकी कैपेसिटी नहीं है। तो वो उस चीज़ को बढ़ाने में भारत बड़ी मदद कर रहा है। जहाँ तक रही भारत की अपनी बात, तो मैंने कहा कि भारत एक ट्रेडिंग नेशन हमेशा से रहा है, लेकिन उसके बाद एक प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि जो भारत का जो फ्लैग है उसके अंदर जो नीला चक्र है वो ब्लू इकोनॉमी को दर्शाता है, और वो एक रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन लाने की बात चल रही है। तो हमारा जो मेन उसमें अभी इस बार भी जैसे उन्होंने कहा है कि जितने पोर्ट डेवलपमेंट होंगे सबसे ज़्यादा, तो उसके लिए पोर्ट्स के लिए भारत लगभग $82 बिलियन का प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है और वो करेगा। और पिछली जो हुई थी उसके अंदर लगभग देखें, जो पिछली समिट थी उसमें $13 बिलियन के प्रोजेक्ट्स जो थे वो हुए, चाहे वो शिपिंग में हो, अलाइड इंडस्ट्रीज में हो, पोर्ट्स के बारे में हो तो उन सब का चलता है। दूसरी चीज ये है कि जो लाइफ बिलो द सी की बात करते हैं जब, तो ये आपका एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में आर्टिकल नंबर 14 के अंदर भी आता है, जो मैं समझता हूँ दासगुप्ता साहब ज़्यादा अच्छी तरह समझा पाएंगे उसके बारे में। लेकिन ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है मिली जुली हैं। तो इसीलिए हम ये समझ रहे हैं कि आजकल भारत के लिए, क्या दुनिया के लिए इस वक्त, एक तो ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट रहा, दूसरा सिक्योरिटी का, क्योंकि सिक्योरिटी और इकोनॉमिक दोनों मिली हुई है एक तरह से। अभी आप देखें पिछले हफ्ते ही हमारे जो विदेश मंत्री थे वो मालदीव्स गए और मॉरिशस गए, तो दोनों उसका बड़ा अहम हिस्सा है। वहाँ पर हमने काफ़ी एग्रीमेंट साइन किए, $100 बिलियन उनको डिफेंस सिक्योरिटी के लिए भी दिया। वहाँ दूसरा सिक्योरिटी के लिए मालदीव्स की $50 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दिया हमने। भारत जो है जगह जगह अपना
इस तरह से वो स्थापित करता जा रहा है अपने कॉन्टेक्स्ट, ताकि एक तरह सप्लाई लेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए हमारे लिए। और जहाँ पे भी जो जितने भी मैं समझता हूँ समुद्री तट के हों या समुद्र के अंदर हो, चाहे वो फिशिंग रिलेटेड हो या आपके नेविगेशन से रिलेटेड हो, जितना भी हो उसके बारे में हम लोग पूरी तरह से काम कर सकें। दूसरा ये है कि भारत ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। अभी आज ही अनाउंस हुआ है कि भारत बड़ी जल्दी जो है मेडागास्कर को देखिए आप 1000 टन राइस और 1 लाख टैबलेट्स जो है HCQ की हाइड्रोक्लोरोक्विन की वो भेज रहा है। तो और चाहे वो आपका इमरजेंसी रिलीफ प्रोवाइड करने का हो, श्रीलंका हो या कहीं भी, तो इन सब जगहों में बड़ी आवश्यकता। तो ये कंपोजिट और कॉम्प्रहेंसिव डोमेन है, जिसमें कहते ये हैं कि ये इकोनॉमी जो है पूरे देशों की, ये लगभग कहीं 4 बिलियन से लेकर के 6 बिलियन डॉलर तक जाती है। और एक एस्टिमेट के हिसाब से 24 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, जो 2.5 ट्रिलियन डॉलर एनुअल ग्रोथ उसके अंदर में हो सकती है। बड़ी हिस्सेदारी आप करें, बड़ा पोटेंशियल इसके अंदर है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो पोर्ट का जो जाल है वो एक इसका बेस या इसका बेस टूल माना जा सकता है। जैन सर, क्योंकि कार्गो हैंडलिंग और अगर पोर्ट के नज़रिए से देखें, और मैं पिछले 10 साल के आंकड़ों को देख रहा था, अगर मेजर पोर्ट और नॉन मेजर पोर्ट की बात करें, जो संख्या करीब करीब 212 के आसपास थी, वो 224 हुई है 2019 तक के जो आंकड़ा है हमारे सामने। हालांकि उसके बाद भी काफ़ी इसमें प्रगति नजर आ रही। कार्गो हैंडलिंग में भी जो आंकड़ा है वो 933 मिलियन टन से बढ़कर 1281 मिलियन टन के आसपास 2019 में रहा है। तो ये जो ग्रोथ है और इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरीके से ज़रूरत है, एट पार हम कहाँ पर हैं अगर हम अपने ही देश की बात करें, और नेबरिंग कंट्री के साथ हम जब उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं, वहाँ पर क्या फैक्टर क्रूशियल है? हमारा जो ये समुद्री शिखर सम्मेलन या मैरीटाइम समिट की बात है, उसमें दोनों बिंदु शामिल हैं। एक, इसके माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ विदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, पोर्ट डेवलपमेंट के लिए, पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए इन द कोस्टल एरियाज और कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये 4 हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, लक्ष्य हैं, ये सागरमाला प्रोजेक्ट के हैं। इसके अलावा जो अनिल जी ने बताया कि इसका एक अंतर्राष्ट्रीय पहलू है, जिसमें हम जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, जो हमारे और जो राष्ट्र हैं जिनसे हमारा मैत्री संबंध है, उनका पोर्ट डेवलपमेंट और उनके साथ मैरीटाइम रिलेशंस को हम दूसरे स्तर पर ले जाना चाहते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं। जहाँ तक हमारे पोर्ट डेवलपमेंट की बात है, ये बात सही है कि पिछले 10 वर्षों में जो कार्गो हैंडलिंग हमारी हुई है, उसमें बहुत वृद्धि हुई है। और आपने आंकड़े भी दिए, तो हमारे 12 मेजर बंदरगाह हैं और 205 माइनर बंदरगाह हैं। इनमें से 2 बंदरगाह जो हैं, JNPT और मुंद्रा, ये विश्व के सबसे ऊपर के 40 जो कंटेनर कार्गो हैंडलिंग के बंदरगाह हैं, उनमें इनकी गिनती अब हो रही है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देने की बात है, जैसे 20 बंदरगाह जो हैं सबसे ज़्यादा व्यस्त हैं या कंटेनर हैंडलिंग में ऊपर हैं, उनमें से 8 चीन में है, 1 हांगकांग में है और 1 ताइवान में है। तो आप देखेंगे कि हमें बहुत दूरी अभी भी तय करनी है, और हमारे जो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है, उसमें बहुत कुछ करना है। तो 2015 से लेकर 2035 तक के बीच में 82 बिलियन डॉलर हम विदेशी पूंजी निवेश या हमारे जो अपने डोमेस्टिक सोर्सेज हैं, उनके माध्यम से हम लगभग 574 प्रोजेक्ट्स में इनका पूंजी निवेश हम चाहते हैं। और इसके ज़रिए पोर्ट डेवलपमेंट होगा, पोर्ट में इन्हांसमेंट होगा, जो पोर्ट अभी एग्जिस्टिंग है उनकी फैसिलिटीज़ में इन्हांसमेंट होगा, पोर्ट कनेक्टिविटी में विस्तार होगा। और तीसरी चीज़ है कि हमारा जो पोर्ट से जो नज़दीक का इलाका है, उसमें इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन की बहुत हमारी महत्वाकांक्षी योजना है पूरे कोस्ट लाइन पर। गौर करने की बात है कि भारत का जो
कोस्ट लाइन है वो 7,500 किलोमीटर का है और उसमें अनगिनत नदियां आके मिलती हैं अंदर से। तो इनलैंड वाटरवेज का भी विस्तार हमने मैरीटाइम समिट के एक लक्ष्य के रूप में रखा है कि मान लिया कि कोई अंदर कोई चीज़ का प्रोडक्शन होता है या मैन्युफैक्चर होता है तो उसको इनलैंड वाटरवेज या नदी के माध्यम से हम पोर्ट तक ले आएंगे और फिर पोर्ट से हमारा निर्यात होगा, उसी प्रकार आयात भी होगा। तो ये हमारा एक लक्ष्य है। और चौथी बात है कि इसके माध्यम से, इस योजना के माध्यम से हम चाहेंगे कि हमारे पूरे कोस्टल एरिया में जो काफ़ी पिछड़ा हुआ है, बहुत सारे उसके हिस्से हैं जो पिछड़े हुए हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट हो और कम्युनिटी डेवलपमेंट, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट हो। तो ये सारी बातें हैं। और इसमें जो कार्गो हैंडलिंग की बात आपने सही कही, हमारे पोर्ट के विस्तार की बात भी जैसा अनिल जी ने बताया, 161 परियोजनाएं ली गई थी जिसमें से करीब 12-13 बिलियन डॉलर की लागत पर ये परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। 178 और परियोजनाएं हैं जो लगभग 1,96,000 करोड़ रुपए की हैं, वो उन पर काम जारी है और वो भी आगे बढ़ रहा है। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी की बात तो है ही, एनर्जी सिक्योरिटी की बात जो है, जब तक हम फॉसिल फ्यूल पर हम निर्भरशील रहेंगे, चाहे वो कोयला हो, गैस हो, तेल हो, तब तक ये मैरीटाइम सिक्योरिटी हमारी एक बहुत बड़ी बात होगी, जिसके लिए हमें अपने इर्द गिर्द में, हमारे इंडो पैसिफिक रीजन में चारों तरफ शांति बनाए रखना है, सुरक्षा बनाए रखना है कि ये चैनल्स जो हैं इनमें किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं उत्पन्न कहीं से हो। तो इसमें ये जो है, ये कंसेंट्रिक सर्कल्स बढ़ाते जाना है। अभी 7 देशों ने इसमें सम्मिलित होने का, उनके मंत्री स्तर के प्रतिनिधि आएंगे। रूस है, जिसमें आर्मेनिया है, कजाकिस्तान है, ईरान, उज़्बेकिस्तान है, ईरान है, अफगानिस्तान है, कतार है। तो ये सारे देश इसमें सम्मिलित हो रहे हैं और इसमें उम्मीद की जाती है कि आने वाले वर्षों में और देश हमारे इसमें सम्मिलित होंगे और सभी को इसका लाभ, ये सिर्फ हमारे आंतरिक विकास की बात नहीं है, ये एक भाईचारा की बात है, एक सुरक्षा प्रदान करने की बात है और इससे व्यापार को, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जो वृद्धि, उसमें जो वृद्धि होगी, उसमें सहूलियत पहुंचाने की बात है। तो मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो योजनाएं हमने सागरमाला परियोजना के तहत ली हैं, उसमें हमारा जो समय लगता है एक्सपोर्ट करने में, उसमें 5 दिन के घटने की संभावना है, ह्रास होने की संभावना है, रिडक्शन इन टाइम बाय 5 डेज। दूसरा है कि इसमें 110 बिलियन डॉलर, जब ये परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी, 110 बिलियन डॉलर के लगभग का की अतिरिक्त राशि का हमारा निर्यात होगा और 40 लाख लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिलेगा, लगभग 60 लाख लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा। अनिल सर, क्योंकि अगर हम मैरीटाइम ट्रेड की बात करें, उसमें एशिया के शेयर को मैं देख रहा था, वो सबसे ज़्यादा नज़र आता है। अगर अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अमेरिका, यूरोप या फिर दूसरे कॉन्टिनेंट से बात करते हैं, करीब 62% अनलोड जो है और करीब 41% लोड शेयरिंग हिस्सा नज़र आता है। अब सवाल ये कि इस एशिया में जो सबसे ज़्यादा है ये रेशियो इस वक्त, उसमें भारत एक लीडर के तौर पर कैसे आ सकता है और फिलहाल स्थिति उसकी क्या है? और अगर हम आसपास के देशों से देखें तो कहां पर ज्यादा चुनौतियां हैं या कहां से ज्यादा कंपटीशन है? देखिए, सबसे बड़ा कंपटीशन जो है एशिया में, आपको जो दूसरी इमर्जिंग इकोनॉमीज कहिए या चीन कहिए, क्योंकि चीन काफ़ी बड़े दर्जे पर आता है। तीसरी चीज़ जो है आपको ये देखनी पड़ेगी कि जो हमारी ट्रेडिंग लेन्स हैं, मेनली भारत को
एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं करता है, जैसा आप जानते हैं। हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो है लगभग 3% ग्लोबल ट्रेड का है, लेकिन उसके अलावा जो ट्रेडिंग लेन्स के थ्रू जितना भी पोर्ट में हैंडलिंग है, क्रॉस हैंडलिंग है, दूसरे जगह जाने का है, ट्रांसशिपमेंट्स हैं और ये सारी चीज़ों में, और शिपिंग कंपनीज हैं उनके, तो उसमें जो है दूसरे बड़े मुल्कों का भी हाथ है। तो अगर एशिया की बात जैसे आपने कही, तो वो एक तरह से भारत का उसमें पूरा नाम नहीं है, उसमें पूरे बड़े काफ़ी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं आसियान कंट्रीज की, जापान है, उसके अंदर में आपका कोरिया है, और ये जो टॉप इकोनॉमीज, तो उन सबका जो टोटल मिलाने के बाद में इस तरह से आता है। तो हमें जो है इस वक्त हमारा जो पूरा फोकस है मेनली है, जैसे आपने आत्मनिर्भर भारत के बारे में देखा है, बात की हम लोगों ने कई बार, तो उसमें हमारा ये कि किस तरह से हम ग्लोबल वैल्यू और सप्लाई चेन्स में ज़्यादा आगे बढ़ें, ताकि हमारा जो रेशो है 3 से कम 6% या 7% 2030-35 तक हो जाए ग्लोबल ट्रेड का। तो ट्रेड बढ़ेगा तब आपका उससे फायदा होगा। और दूसरी चीज़ है कि हम इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए, तो $2 ट्रिलियन की लगभग अपॉर्चुनिटी है। तो जब हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो FDI ट्रेड रिलेटेड हो, माने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो, तो उससे हमें और भी ज़्यादा मार्केट शेयर होने में दुनिया में भी और ट्रेड के मामले में भी और इसमें भी फायदा है। एक चीज़ जो हमने शायद टच नहीं करी है वो ये है कि टूरिज्म एस्पेक्ट जो है मैरीटाइम का, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसमें अभी आज एक बड़ी नई बात प्रधानमंत्री ने कही लाइट हाउसेस के बारे में। उन्होंने कहा कि भाई 189 लाइट हाउसेस हैं इंडिया में, क्योंकि जहाँ जहाँ कोई भी पॉइंट होता है समुद्र का, वहाँ पे लाइट हाउसेस होते हैं। तो उसके अराउंड में जैसा कि दासगुप्ता साहब ने कहा कि नेबरिंग एरियाज में वहाँ पे डेवलप किया जाएगा जो भी लिटोरल एरियाज हैं वहाँ के, तो उसमें जो है काफ़ी बड़ा होने की संभावना है। दूसरी चीज़, मैरीटाइम इनसाइड जो समुद्र के अंदर हो या कहीं पे भी, वहाँ मैरीटाइम का टूरिज्म बहुत बड़ा कई कंट्रीज ने डेवलप कर रखा है। अगर आप मॉरिशस जाएं या मालदीव्स जाएं तो आप देखेंगे कि आप बहुत बढ़िया, और सेशल्स जाएं तो वहाँ देखेंगे किस तरह से उन्होंने अपना वो डेवलप किया हुआ है डिफरेंट प्लेसेस। तो उस तरह हमें भी अपने भारत में काफ़ी कुछ कर सकते हैं, तो उससे काफ़ी बड़ा फायदा। दूसरा चीज़ आप देख रहे हैं कि ऑयल एंड गैस जिसकी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वो मैक्सिमम वहीं से बाहर आता है, ऑफशोर ऑयल, तो हम वहीं से निकालते हैं उसको। तो ये इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और उसमें मैं समझता हूँ कि भारत काफ़ी पूरी तरह कर रहा है। दूसरा अगर आप देखें तो बिम्स्टेक इनिशिएटिव इसी के संदर्भ में हमारा है, जिसमें लगभग 30% दुनिया के फिशरमैन जो है वो इसी एरिया में रहते हैं, बिम्स्टेक कंट्रीज का। तो आप समझ सकते हैं कि फिश प्रोडक्शन कितना ज़्यादा हमारा है, और सारे इस एरिया को अगर हम एक तरह कर दें तो अगर, लेकिन इन सब चीज़ के लिए देखिए, जैसा महात्मा गांधी ने कहा था कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर द ग्रीड। तो अगर आप ये जो समुद्र की जो संपदा है, अगर उसका कोई रेगुलेशन नहीं होगा, कोई सिस्टम नहीं होगा, तो फिर वही बात होगी जो आज धरती के ऊपर है, वही बात समुद्र के नीचे चली जाएगी। और उस प्रॉब्लम को निपटाने के लिए कोई इक्विटेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कोई रूल्स इस तरह के होने चाहिए, क्योंकि जैसे ऑन्क्लोज है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सीज, अब उसको बहुत से कंट्रीज नहीं मानते हैं। आप देखते हैं कि फिशिंग के ऊपर काफ़ी डिस्प्यूट्स होते रहते हैं डिफरेंट कंट्रीज में कि वो हमारे एरिया में आके कर रहे हैं। तो जरूर डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन सबके बाद मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर काम करने की भी और आवश्यकता है। जैन सर, बिल्कुल जैसे कि अनिल सर ने कहा कि जब हम टूरिज़्म की बात करते हैं और मैरीटाइम से जोड़कर देखते हैं या फिर ब्लू इकनॉमी की बात होती है, उसमें बहुत सारी नई चीज़ें नज़र आ रही हैं और बहुत छोटे छोटे देश हैं जिनकी हिस्सेदारी इन दोनों के ज़रिए ही काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है। अगर मैरीटाइम इकनॉमी की हिस्सेदारी में उसको समझें, भारत क्योंकि इतनी विशालता है और जिस तरीके से समुद्र से घिरा हुआ है, अलग अलग मैं कहूँ कि जो इलाके हैं, क्या वजह है कि वो, या क्या चुनौतियाँ हैं जिसके चलते हम उस लेवल को अचीव नहीं कर पाए हैं, और क्या और कदम उठाने चाहिए? ये बात सही है कि जो टूरिज्म में हमें जितनी प्रगति करनी चाहिए थी वो हम नहीं कर पाए हैं। अगर आप तुलना करें तो अगल बगल के देशों में थाईलैंड जैसे समुद्री टूरिज्म और बीच टूरिज्म को लेकर इसने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। तो कई बातें इसमें हैं। एक तो है कि जो आप आधारभूत संरचना जो देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो देंगे आप, वो अच्छी होनी चाहिए। और ये हमारे यहाँ बहुत सारे अभी रिजॉर्ट्स या छोटे छोटे बीच के सेंटर्स बन रहे हैं। गोवा हमारा सर्वप्रथम नाम इसका सामने आता है। वहाँ लाखों की संख्या में
विदेश के टूरिस्ट आते हैं। तमिलनाडु के कोस्ट में, केरला के कोस्ट में बहुत लोग आते हैं, उड़ीसा में भी आते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे और राज्य हैं जिनके यहाँ बड़े मनोरम और अच्छे जगह हैं जिनका डेवलपमेंट विकास नहीं हुआ है। सबसे पहले वहाँ निवेश करने की ज़रूरत होगी। अगर हमारे डोमेस्टिक रिसोर्सेज से या सरकार के रिसोर्सेज से, ये संसाधन से नहीं संभव है, तो हमें विदेश से किस प्रकार पूंजी निवेश उसमें आकर्षित करना है, इस पर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जरिया हो सकता है हमारे लोगों को रोजगार देने के लिए, उस क्षेत्र के विकास के लिए, और एक मैत्री संबंध, जो टूरिस्ट जितने आएंगे उतने उस आपके देशों के साथ में आपके मैत्री संबंध और प्रगाढ़ होते जाएंगे। टूरिज्म के मामले में जो बातें अनिल जी ने अभी उठाई हैं वो बिल्कुल सही हैं। टूरिज्म में हमारी जो पोटेंशियल है वो बहुत है, और उसमें बीच टूरिज्म हमारे यहाँ हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हर प्रकार का टूरिज्म, चाहे वो एडवेंचर टूरिज्म हो, हिस्टोरिकल टूरिज्म हो या बीच टूरिज्म हो, ये सब हमारे यहाँ इसके लिए स्थान उपलब्ध है। लेकिन इनमें इनका विकास करना पड़ेगा, और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, निवेश की ज़रूरत है। और जैसे हमने मिसाल दिया था ये थाईलैंड की बात, या श्रीलंका में भी कई टूरिस्ट रिजॉर्ट्स बने हैं जिसमें लाखों की संख्या में विदेश से टूरिस्ट आते हैं। तो हमारे यहाँ गिने चुने इस प्रकार के हैं रिजॉर्ट्स, और बहुत सारे जगहों का नाम भी पता नहीं है जो अन्य शेष विश्व में। तो हमें निवेश करना पड़ेगा, उसके बारे में प्रचार करना पड़ेगा कि इस प्रकार की सुविधाएं, फैसिलिटीज हमारे लिए उपलब्ध हैं। और बीच में सिर्फ बीच टूरिज्म के लिए होटल या और रिजॉर्ट्स बनाने से ही काम नहीं चलेगा, उसमें एडवेंचर टूरिज्म को भी जोड़ना पड़ेगा। और जैसा कि कोरल रीफ्स जैसे हैं, या हमारे अंडमान निकोबार में आप फर्ज कीजिए, वहाँ पे बहुत तरह के मरीन लाइफ आप नज़दीक से देख सकते हैं, जो बहुत जगहों पर ये उपलब्ध नहीं है सुविधा। तो इस प्रकार के अनगिनत जगह हैं भारत में जहां आप बीच टूरिज्म या कोस्टल टूरिज्म को आप विकसित कर सकते हैं। अनिल सर, क्योंकि एक चीज़ और कही जा रही है कि पोर्ट डेवलपमेंट और साथ ही साथ उसकी प्रोडक्टिविटी, और जो मैं पिछले 5 साल के आंकड़े देख रहा था, करीब जो बड़े पोर्ट हैं वहाँ पर CAGR जो है करीब 4% के आसपास नज़र आता है, जो क्यूमुलेटिव एग्रीगेट वहाँ पर रेवेन्यू है। इसको और कहा जा रहा है कि बढ़ाने की ज़रूरत है, यानी कि कहीं ना कहीं जो पेंट्रेशन है उसको थोड़ा सा बढ़ाने की बात है। वो क्या सिर्फ एक्सपोर्ट जब हमारा बढ़ेगा उसके साथ लिंक है कहीं ना कहीं, तब हमें ज़्यादा इसका कुछ फ़ायदा मिलेगा। और दूसरा ये कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो जहाज़ हैं उनके निर्माण की तरफ हम आगे बढ़ना होगा, वो भी एक बड़ा ज़रिया हो सकता है। देखिए, कुछ हद तक अगर आप देखें तो अब आज शायद शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है अपना कुछ एनिवर्सरी वगैरह मना रहा है। तो अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों में हमने ये देखा है कि जो शिपिंग इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी उनका रिसेशन टाइप का एक तरह से काफ़ी हो गया था। एक तो ऑयल प्राइसेस की वजह से कहिए या जनरली, तो ये फ़र्क तो पड़ा है। दूसरी चीज़ ये कि जो पिछले जो CAGR आपने बात कही पोर्ट्स की, तो उसमें 2-3 चीज़ें मेरे ख्याल से फ़ायदेमंद। एक तो सीधी बात है कि क्वांटम और वॉल्यूम कितना, आप आजकल कंटेनराइज ट्रैफिक मेनली हो गया है सब जगह, तो उसको किस तरह से हम प्रोसीजरली कितना उसको मॉडर्नाइज कर सकते हैं, किस तरह से उसके अंदर जो प्रोसीजर्स है, लॉजिस्टिकल चेन मूवमेंट्स हैं, उनको किस तरह से हम और एफिशिएंट बना सकते हैं, तो उससे आपका जो है टर्न अराउंड बहुत फास्ट हो जाएगा। आप देखिए कोलंबो पोर्ट में काफ़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में इस तरह ट्रांसशिपमेंट वगैरह होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर हमें कुछ करें तो ज़रूर उसमें आगे प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है पोर्ट्स की हमारी, और उसको प्रॉफिटेबल भी हो जाएगा, क्योंकि अब पोर्ट्स में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन होने के बाद नेचुरली है कि इट विल बी प्रॉफिट ड्रिवन, तो ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ को लाया जाए उसके अंदर। आप देखें, अगर कंपेरिजन करने के लिए अगर देखें तो एम्स्टर्डम पोर्ट फॉर एग्जाम्पल,
तो दुनिया का ऐसा पोर्ट है वहाँ पर कि सारी सब जगह से आगे ट्रांसशिपमेंट होती है। तो हम इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं, क्योंकि हमारा लोकेशन जो जियो स्ट्रेटेजिक है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो उसका पूरी तरह से मैं समझता हूँ अब तक शायद लाभ हमने नहीं उठाया। अब तक हम खाली वो कंसेंट्रिक सर्किल अप्रोच में बाहर ही जाते रहे, थोड़ा डायरेक्ट लाइन में। अब हम लोग को शायद है उस तरह से करना पड़े। हम एक्सपर्ट तो नहीं है इस लेन में, लेकिन ये कॉमन सेंस यही कहता है कि शायद है कि इन्वेस्टमेंट अच्छा है और नई टेक्नोलॉजी लाई जाए जो अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं। तो जरूर मैं समझता हूं कि हमारी जो कॉम्पिटेंसीज हैं इस सेक्टर में बढ़ सकती हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे छोटे देश हैं जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के नज़रिए से देखें या उनके पास अगर रेवेन्यू के नज़रिए से देखें, वो भारत से कई गुना कमज़ोर नज़र आते हैं। लेकिन जब हम समुद्री अर्थव्यवस्था और उससे जो होने वाला लाभ है, मैं कहूँ जैन सर, वो कई गुना ज़्यादा नज़र आता है। तो क्या फॉर्मूला कुछ अलग है, या फिर उसकी तरफ हमने बहुत देर से सोचना शुरू किया है, या फिर जो मॉडल है वो थोड़ा सा और बदलाव मांग रहा है? विश्व में जो आर्थिक व्यवस्था है, किस प्रकार से जो चैनल्स हैं ऑफ ट्रेड वो विकसित होते हैं, फिर कुछ समय के अंतराल पर उन्हें वो उतने पॉपुलर नहीं रह जाते हैं, दूसरे अल्टरनेटिव्स आ जाते हैं सामने। बात है, मूल मुद्दा ये है कि जैसे जैसे आपका व्यापार बढ़ेगा, कंटेनराइज्ड आप कार्गो आपका बढ़ेगा, आप आयात करेंगे ज़्यादा, आप निर्यात करेंगे, आपके पोर्ट्स का विकास उस रफ्तार से होते रहना पड़ेगा। और उसमें एक और अहम मुद्दा है कि जो पोर्ट कनेक्टिविटी, जो हिंटरलैंड से आप सड़कों के माध्यम से पोर्ट को जोड़ेंगे, आप इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से पोर्ट को जोड़ेंगे। अगर आपने मेजर पोर्ट में कंटेनराइज्ड कार्गो हैंडलिंग की फैसिलिटी बनाई, तो आपको जो माइनर पोर्ट्स हैं उनको कैबोटाज के थ्रू से, जैसे मान लिया कि आप बम्बई में, नवी मुंबई में आपका कोई कार्गो उतरता है और वो कोई 100 किलोमीटर दूर जो कोस्टल शहर है वहाँ उसको ले जाना है जहाँ एक माइनर पोर्ट है। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम उसे पहले ऑफलोड करते हैं नवी मुंबई पोर्ट में, फिर सड़क के माध्यम से ले जाते हैं। लेकिन अगर ये कैबोटाज हमारा संभव है और कोस्टल शिपिंग हम डेवलप करें, जिसके लिए प्रयास जारी है और हमने काफ़ी उसमें प्रगति की है, तो फिर हमारा जो कंजेशन है रोड्स पर वो घटेगा, हमारा समय, हमारे समय की बचत होगी और पैसे की भी बचत होगी इसमें। ओके। तो ये कई बातें हैं। पोर्ट डेवलपमेंट सिर्फ एक पोर्ट के डेवलपमेंट की बात नहीं है, इसके साथ जो कनेक्टिविटी है पोर्ट की, सारी चीज़ों को एक साथ विकसित करने की बात है। लिंकेज आप कह रहे हैं कि वो ज़रूरी है, चाहे वो इनलैंड की बात हो या फिर हम दूसरे देशों के साथ बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समझाने के लिए कि समुद्री अर्थव्यवस्था का दायरा कैसे बदल रहा है, बढ़ रहा है, और हमारे प्रयास अब तक कितने मजबूत रहे हैं और किस तरीके से पोटेंशियल नज़र आता है और किन नए कदमों के साथ अर्थव्यवस्था में इसकी हिस्सेदारी को बढ़ाया जा सकता है। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।